दीवार, दरवाजा, खिड़की, टेबल, किताब, बर्फी, चेस बोर्ड। अरे भैया, ये क्या? आज अपने कमरे की सभी वस्तुओं के नाम क्यों लिए जा रहे हो? क्या इन सभी को बुलाकर इनके साथ खेलोगे? ओहो छवि दीदी, आपने ध्यान से तो सुना ही नहीं। मैं तो उन वस्तुओं की लिस्ट बना रहा हूँ जो चौकोर है। क्या बात है, बड़े ही जिज्ञासु हो गए हो। पर जरा ये तो बताओ, तुम्हें ये लिस्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दीदी, जैसे कि आपने पहले बताया था कि 3 असंरेख बिंदुओं को युग्मों में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है त्रिभुज कहलाती है। उसी प्रकार मैं ये देख रहा था कि 4 असंरेख बिंदुओं को क्रम से युग्मों में जोड़ें तो जो चौकोर आकृति प्राप्त होती है वो कहाँ-कहाँ है? अरे भैया, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिन वस्तुओं का तुमने नाम लिया है, यानी कि फर्श, दीवार, दरवाजा, खिड़की, टेबल, किताब और चेस बोर्ड, इनके ऊपरी पृष्ठ को गणित की भाषा में चतुर्भुज के आकार की वस्तुएं कहते हैं। और रही चतुर्भुज की परिभाषा की बात, तो इसे हम इस प्रकार दे सकते हैं। 4 असंरेख बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से प्राप्त आकृति चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। जैसे कि यहाँ ये 4 बिंदु A, B, C और D असंरेख बिंदु हैं। अब यदि हम इन्हें क्रमानुसार जोड़ते हैं तो हमें ये चतुर्भुज की आकृति प्राप्त होती है। तो इस तरह एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। एक चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं और एक चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। ये देखो, इस चतुर्भुज ABCD में AB, BC, CD और DA 4 भुजाएं हैं। A, B, C और D ये 4 शीर्ष हैं तथा कोण A, कोण B, कोण C और कोण D शीर्षों पर बने 4 कोण हैं। और हाँ भैया, जरा ध्यान से देखो, यहाँ DA और AB भुजाओं में एक शीर्ष A उभयनिष्ठ है। ऐसी भुजाएं चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। एक बात बताओ, क्या यहाँ तुम्हें आसन्न भुजाओं का कोई और भी युग्म नजर आ रहा है? हाँ दीदी, AB और BC भुजाओं में शीर्ष B उभयनिष्ठ है, तो AB और BC भुजाएं इस चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं होंगी। और हाँ दीदी, इस प्रकार तो भुजाएं BC तथा CD भी आसन्न भुजाएं होंगी, क्योंकि यहाँ शीर्ष C उभयनिष्ठ है तथा CD और DA भुजाएं भी आसन्न भुजाएं होंगी, क्योंकि यहाँ शीर्ष D उभयनिष्ठ है। सही कहा ना मैंने दीदी? अरे वाह भैया, तुम तो बस कमाल हो। तुमने तो बहुत आसानी से ये सब सीख लिया। चलो, अब मैं तुम्हें चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स के बारे में बताती हूँ। चतुर्भुज की ऐसी भुजाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, यानी भुजाएं आमने सामने हो। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ AB तथा CD भुजाओं में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है,
ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं, अतः AB तथा CD भुजाएं सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स हैं। क्यों, समझ आया? हाँ दीदी। और इसी तरह AD और BC भी इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और हाँ भैया, चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की तरह ही सम्मुख कोण भी होते हैं। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनके बीच कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, अर्थात दोनों कोण एक दूसरे के आमने सामने हो, चतुर्भुज के सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ कोण A और कोण C सम्मुख कोणों का एक युग्म बना रहे हैं, और यहाँ कोण B और कोण D सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म है। लेकिन दीदी, क्या ये सब मुझे याद रखना होगा? हाँ भैया, ये तो तुम्हें याद रखना ही होगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि चतुर्भुज एक तल को 3 भागों में बांटता है। पहला, तल का वो भाग जो चतुर्भुज के अंदर घिर जाता है, चतुर्भुज का अंतः भाग या अभ्यंतर कहलाता है। यहाँ बिंदु P और Q चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है। दूसरा, तल का वो भाग जो चतुर्भुज के बाहर रह जाता है, चतुर्भुज का बाह्य भाग कहलाता है। यहाँ बिंदु X, Y, Z, R तथा S चतुर्भुज के बाह्य भाग में स्थित है। तीसरा, तल का वो भाग जो स्वयं चतुर्भुज बनाता है, चतुर्भुज का तीसरा भाग होता है। यहाँ चतुर्भुज LMNO वो भाग है, और इस पर बिंदु T, U और V स्थित हैं। और हाँ भैया, चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण दीदी? हाँ भैया, विकर्ण यानी डायगोनल। ये देखो, यदि चतुर्भुज ABCD के सम्मुख शीर्षों A और C तथा B और D को जोड़ें तो AC और BD चतुर्भुज ABCD के 2 विकर्ण यानी डायगोनल्स बनेंगे। समझ आया? हाँ दीदी, यदि मैं इन 4 बिंदुओं को क्रम से जोड़ूं तो मुझे ये आकृति प्राप्त होती है। इसमें भी 4 बिंदु हैं, 4 कोण और 4 भुजाएं भी हैं। तो क्या ये भी चतुर्भुज है दीदी? हाँ भैया, ये भी चतुर्भुज कहलाते हैं, परंतु ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल यानी कॉनकेव चतुर्भुज कहते हैं। तो फिर दीदी, इन चतुर्भुजों जो आपने पहले बताए थे, उनमें और इसमें क्या अंतर है? देखो भैया, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो चतुर्भुज जो इस प्रकार के थे, उत्तल यानी कॉन्वेक्स चतुर्भुज कहलाते हैं। उत्तल चतुर्भुज को ही हम सामान्य तौर पर चतुर्भुज कहते हैं। अतः जहाँ भी चतुर्भुज शब्द तुम्हें सुनाई दे तो उसका आशय उत्तल चतुर्भुज से ही होगा। और रही उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज में अंतर की बात, तो ये अंतर तुम इनकी परिभाषा से अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो फिर चलो, पहले मैं तुम्हें उत्तल यानी कॉन्वेक्स चतुर्भुज की परिभाषा देती हूँ। ऐसे चतुर्भुज जिनके सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले दोनों रेखाखंड चतुर्भुज के अंतः भाग में ही स्थित होते हैं, उन्हें उत्तल यानी कॉन्वेक्स चतुर्भुज कहते हैं। जैसे यहाँ चतुर्भुज ABCD में
सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले दोनों रेखाखंड यानी AC और BD चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित हैं। अतः ये उत्तल यानी कॉन्वेक्स चतुर्भुज है। अब मैं तुम्हें अवतल यानी कॉनकेव चतुर्भुज के बारे में बताती हूँ। ऐसे चतुर्भुज जिनके सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले दोनों रेखाखंड में से कोई एक रेखाखंड अभ्यंतर में स्थित ना हो, उन्हें कॉनकेव चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ चतुर्भुज PQRS में सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले दोनों रेखाखंड PR और SQ में से PR चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित ना होकर बाह्य भाग में स्थित है। अतः ये अवतल यानी कॉनकेव चतुर्भुज है। यानी कि दीदी, यदि चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अभ्यंतर में स्थित हैं, तो वो उत्तल चतुर्भुज है, तथा यदि एक भी विकर्ण चतुर्भुज के बाह्य भाग में बने हो, तो वो अवतल चतुर्भुज है। और हम सामान्यतः उत्तल चतुर्भुज यानी जिसके विकर्ण अंतः भाग में ही हो, उनका अध्ययन करेंगे और उन्हें केवल चतुर्भुज ही कहकर पुकारेंगे। बिल्कुल ठीक भैया, तुमने एकदम सही रिजल्ट निकाला है। तो अब मैं तुम्हें चतुर्भुज की और जानकारी देती हूँ, लेकिन जरा ध्यान से सुनना। अच्छा, जरा पहले ये तो बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? दीदी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या बात है, शाबाश! तुम्हें तो वाकई त्रिभुज की पूरी जानकारी हो गई है। देखो भैया, जिस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। आओ, मैं तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाती हूँ। यहाँ हमें दिया गया है एक चतुर्भुज। माना ये ABCD है। हमें सिद्ध करना है कि कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर 360 अंश। इसे सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं, जिसमें विकर्ण AC खींचते हैं। इसकी उपपत्ति के लिए हम यहाँ देखते हैं कि विकर्ण खींचने से चतुर्भुज ABCD दो त्रिभुजों ABC और ADC में विभाजित हो जाता है। सुविधा के लिए हम कोणों को नाम देते हैं। जैसे ये हुआ कोण 1, ये हुआ कोण 2, ये कोण 3, कोण 4, कोण 5 और ये हुआ कोण 6। अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, अतः यहाँ त्रिभुज ABC में कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर होगा 180 अंश के। तो इसे हमने माना समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में भी कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 बराबर होगा 180 अंश। इसे हमने माना समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 बराबर 180 अंश जमा 180 अंश। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 1
जमा कोण 6 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 360 अंश। लेकिन इस आकृति में जरा ध्यान से देखो, यहाँ कोण 1 जमा कोण 6 बराबर है कोण A के, कोण 2 बराबर है कोण B के, कोण 3 जमा कोण 4 बराबर है कोण C के और कोण 5 बराबर है कोण D के। अतः ये होगा कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर 360 अंश के। अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। क्यों, समझ आया ना? हाँ दीदी, मैं अच्छी तरह समझ गया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये बात है, तो तुम अच्छी तरह से समझ गए हो। अब जरा मेरे इस प्रश्न को तो हल करके दिखाओ, इससे पता चल जाएगा कि तुम कितना समझे हो। एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के समपूरक हैं। यदि शेष दो कोणों में से एक कोण 72 अंश हो, तो चौथे कोण का मान ज्ञात करो। हाँ दीदी, इस प्रश्न को मैं अभी हल किए देता हूँ। देखो, यहाँ क्योंकि चतुर्भुज के दो कोण समपूरक हैं, अतः चतुर्भुज के इन दोनों कोणों का योग होगा 180 अंश तथा तीसरा कोण 72 अंश का दिया है। अतः चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग हुआ 180 अंश जमा 72 अंश यानी 252 अंश। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो इस प्रकार चतुर्भुज का चौथा कोण होगा 360 अंश घटा 252 अंश यानी 108 अंश। अतः दिए गए चतुर्भुज का चौथा कोण होगा 108 अंश। वेरी गुड अक्कू, भाई तुम तो वास्तव में इंटेलिजेंट हो गए हो। अब मैं तुम्हें चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार बताती हूँ। इन आकृतियों को ध्यान से देखो। ये सभी चतुर्भुज हैं, परंतु भुजाओं और कोणों के आधार पर ये सभी अलग अलग दिख रही हैं। इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस चतुर्भुज TUVW को देखो, इसे समलंब ट्रेपीजियम कहते हैं। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे कि यहाँ समलंब चतुर्भुज TUVW में सम्मुख भुजाओं TU और VW का एक युग्म समांतर है। इसी प्रकार चतुर्भुज MNOP भी समलंब है, क्योंकि यहाँ सम्मुख भुजाओं MP और NO का एक युग्म समांतर है। अब चतुर्भुजों की इन सभी आकृतियों को देखो। इन सभी चतुर्भुजों को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, या हम ये कहें कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। जैसे कि यहाँ चतुर्भुज KLMN में सम्मुख भुजाओं KL और MN का युग्म समांतर है। साथ ही KN और LM का युग्म भी समांतर है। अरे अक्कू, तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं? दीदी, समझ तो आ रहा है, परंतु परंतु क्या? बोलो बोलो।
दीदी, आपने बताया कि ये सभी समांतर चतुर्भुज हैं, जबकि चतुर्भुज ABCD तो एक आयत है। कल ही मेरी टीचर ने सिखाया था। क्या मैंने गलत सीखा था दीदी? बिल्कुल नहीं, तुमने एकदम ठीक सीखा है। ये आयत यानी रेक्टेंगल ही है, और आयत एक विशेष समांतर चतुर्भुज होता है। यानी आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें सभी कोण समकोण होते हैं। जैसे कि यहाँ कोण A, कोण B, कोण C और कोण D सभी समकोण हैं। इस प्रकार आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार ये चतुर्भुज EFGH जो एक समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज यानी रोम्बस कहलाता है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ चतुर्भुज EFGH में भुजाएं EF, FG, GH और HE आपस में बराबर हैं। दीदी, चारों भुजाएं तो चतुर्भुज PQRS की भी बराबर लग रही हैं। मेरी टीचर ने इस आकृति को वर्ग बताया था। हाँ भैया, तुमने ठीक कहा। चतुर्भुज PQRS जो एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। साथ ही इस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण यानी 90 अंश के हैं, और ऐसी आकृति को वर्ग यानी स्क्वायर कहते हैं। शाबाश! यानी वर्ग की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा उसके प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग यानी स्क्वायर कहलाता है। तो भैया, अब तो तुम्हें अच्छे से पता चल गया ना कि वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। और हाँ भैया, ये भी ध्यान रखना कि एक वर्ग ऐसा समांतर चतुर्भुज है जो एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी। समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म समांतर है, जबकि समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होने चाहिए। इसी प्रकार एक आयत या एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। अब आया प्यारे अक्कू भैया कुछ समझ में? दीदी, मैं चतुर्भुजों के सभी प्रकारों के बारे में अच्छे से जान गया हूँ। अब ये मैं कभी नहीं भूलूंगा और समय समय पर दोहराते भी रहूंगा। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही आशा थी। अब चलो, मैं तुम्हें समांतर चतुर्भुज के कुछ और गुण और उन पर आधारित प्रमेयों को समझाती हूँ। हाँ दीदी, अब तो मुझे समांतर चतुर्भुजों के गुणों को समझने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। अरे वाह, तो फिर ठीक है, चलो अब हम एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचते हैं। अब इस चतुर्भुज का एक विकर्ण AC खींचते हैं। दीदी, अब तो यह समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया, जिसमें एक है त्रिभुज ADC तथा दूसरा है त्रिभुज CBA। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम इन त्रिभुजों को काटकर अलग करते हैं, और ये देखो, हमने एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखा। और अब जरा थोड़ा घुमाकर देखते हैं कि क्या होता है। अरे वाह दीदी, ये त्रिभुज तो एक के ऊपर एक पूरी तरह से आ गया। दीदी, त्रिभुजों में मैंने पढ़ा था कि जो त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं
परस्पर सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। हाँ, और जानते हो, इस क्रियाकलाप के निष्कर्ष से एक प्रमेय भी निकलती है, और वो है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। और भैया, ये प्रमेय परीक्षा में भी पूछी जाती है, और इसलिए इसे सिद्ध करना तुम्हें अच्छी तरह आना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें ये प्रमेय सिद्ध करके दिखाती हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD और उसका एक विकर्ण AC, जो समांतर चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है। हमें यहाँ सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। इसकी उपपत्ति के लिए हम देखते हैं कि भुजा BC समांतर है AD के, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और भुजा AB समांतर है DC के। ये समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं। इसके साथ ही AC एक तिर्यक रेखा है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में हम देखते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, क्योंकि ये एकांतर कोणों का युग्म है, और भुजा AC बराबर होगी भुजा CA के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। और इसके साथ साथ ही कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि ये भी एकांतर कोणों का युग्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर है। अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के, अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांग सम त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है। समझ आया? हाँ दीदी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग तो परस्पर बराबर होते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और इसीलिए यहाँ पर भुजा AB बराबर होगी भुजा CD के, और भुजा AD बराबर होगी भुजा BC के। अब भैया जरा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। ये दो बराबर भुजाओं के युग्म समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। हाँ दीदी, AB तथा CD तो बराबर है, साथ ही समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी हैं। AD तथा BC भुजाएं भी बराबर होने के साथ साथ समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी हैं। और इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि एक प्रमेय भी है, और वो है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। और जानते हो, इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होता है, और वो भी एक प्रमेय होती है। अब तुम्हें ये प्रमेय भी याद रखनी होगी कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। छवि दीदी, एक बात तो बताओ। वो क्या? जैसे एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ। क्या ऐसा कुछ कोणों के साथ भी होता है? मैं नहीं बताऊंगी। अरे भाई, जब समांतर चतुर्भुज तुम्हारे आगे है, कोण मापक यानी D भी तुम्हारे पास है, अरे भाई तो फिर खुद ही माप कर देख लो। अरे हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
मैं भी न बस ये मैंने डी लेकर कोण ए को मापा और अब ए के सम्मुख कोण सी को मापा। ओह दीदी, ये दोनों सम्मुख कोण तो बराबर है। अब जल्दी से मैं दूसरे सम्मुख कोणों के युग्म को मापता हूँ। ये मैंने मापा कोण बी को और अब ये मापा मैंने कोण डी। आहा दीदी, ये दोनों सम्मुख कोण भी बराबर है। और जानते हो, इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और वो ये कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और इससे पहले वाली प्रमेयों की भांति इसका विलोम भी सत्य होता है। और वो है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। और मेरे प्यारे अक्कू भैया, समांतर चतुर्भुज के इन गुणों के अलावा और भी अन्य गुण हैं। अरे दीदी, अब और कौन से गुण? भुजाओं के आधार पर गुण समझ लिए, कोण के आधार पर गुण समझ लिए। एक समांतर चतुर्भुज में भुजाएं और कोण ही तो होते हैं। अरे भाई, तुम तो बहुत उतावले हो रहे हो। अरे भाई, संभल कर। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी तो होते हैं, भूल गए? ओहो दीदी, विकर्ण तो मेरे ध्यान से ही निकल गए थे। तो विकर्ण के आधार पर समांतर चतुर्भुज का क्या गुण है दीदी? बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचते हैं। अब यहाँ पर विकर्ण AC और BD खींचते हैं। दीदी, यहाँ विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर ही प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हाँ, अब जरा तुम OA, OB, OC और OD की लंबाइयाँ मापो और जरा बताओ तो सही, तुम्हें क्या मिला? दीदी, ये रही मेरी स्केल। ये मैंने मापा OA को, ये मापा OB को, अब मैंने मापा OC और ये मापा OD को। दीदी, यहाँ OA बराबर है OC के तथा OB बराबर है OD के। यानी AC का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु O है, अर्थात O दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। क्यों, ठीक है ना? हाँ दीदी। दीदी, क्या सभी समांतर चतुर्भुजों में विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ही विकर्णों का मध्य बिंदु होता है? हाँ भैया, ये सभी समांतर चतुर्भुजों के लिए सत्य होगा। और इस गुण से एक प्रमेय निकलती है, और वो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को यानी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और साथ ही इस प्रमेय का विलोम प्रमेय भी सत्य है, और वो है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रमेय के सत्यापन के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में भुजा OA बराबर है OC के और भुजा OB बराबर है भुजा OD के। साथ ही कोण AOB बराबर होगा कोण COD के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। इसलिए यहाँ कोण ABO बराबर होगा कोण CDO के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और हाँ, जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, AB और CD रेखाओं पर
तिर्यक रेखा बीडी द्वारा बनने वाले कोण एबीओ और सीडीओ एकांतर कोण है। क्यों, देखा तुमने? हाँ दीदी। और जानते हो, ये बराबर हैं। अतः रेखा AB समांतर होगी रेखा CD के। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि BC समांतर है AD के। अब चूंकि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दीदी, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज होने के लिए ये भी एक प्रतिबंध हो गया कि यदि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। शाबाश, तुमने तो बिल्कुल ठीक सोचा। इसके साथ साथ चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध भी है। ये प्रतिबंध प्रमेय के रूप में इस प्रकार है। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर भी हो। देखो, इस प्रमेय को हम इस प्रकार सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ AB समांतर है CD के तथा AB बराबर CD दिया गया है। यदि हम यहाँ एक विकर्ण खींचें जो समांतर रेखाखंड AB और CD पर तिर्यक रेखा होगी, तब यहाँ कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में भुजा AB बराबर है भुजा CD के। कोण 1 बराबर है कोण 2 के और भुजा AC उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। अतः यहाँ BC बराबर होगी AD के तथा कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लेकिन भैया, जरा ध्यान से देखो, कोण 3 और कोण 4 एकांतर अंतः कोण है और ये बराबर हैं। अतः BC समांतर होगी AD के, अर्थात दिए गए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के अन्य युग्म भी बराबर और समांतर हैं। इस प्रकार दिए गए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर और समांतर हैं। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर भी हो। समझे भैया? इन सभी प्रमेयों पर आधारित प्रश्नों को हल करने की तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तुम समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों को याद रख पाओगे। ठीक है दीदी, मैं इससे संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छी तरह हल करूंगा और खूब प्रैक्टिस करूंगा। दीदी, अब और क्या बताने वाली हो मुझे? अब मैं तुम्हें एक और प्रमेय बताने वाली हूँ। इस प्रमेय को हल मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। चलो, मैं तुम्हें ये प्रमेय सिद्ध करके दिखाती हूँ। यहाँ हमें दिया गया है एक त्रिभुज ABC, जिसकी भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं। हमें यहाँ सिद्ध करना है कि भुजा EF समांतर है BC के। इसके लिए हम एक रचना करते हैं।
जिसमें एक रेखा CD समांतर BA खींची तथा EF को D तक बढ़ाया। इसकी उपपत्ति के लिए हम त्रिभुज AEF और त्रिभुज CDF में देखते हैं। CD समांतर है BA के, क्योंकि अभी हमने रचना की थी। अतः यहाँ कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि ये एकांतर कोण है, तथा AF बराबर है CF के, क्योंकि हमें दिया है कि AC का मध्य बिंदु F है। साथ ही यहाँ कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AEF सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDF के, तथा AE बराबर है CD, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। लेकिन AE बराबर है EB के, क्योंकि हमें दिया है कि AB का मध्य बिंदु E है। अतः EB बराबर है CD के। साथ ही EB समांतर भी है CD के, क्योंकि रचना से BA समांतर CD और EB तथा AB एक ही रेखा है। अर्थात यहाँ चतुर्भुज EBCD की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर है। अतः EBCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात EF समांतर BC, क्योंकि ED और EF एक ही रेखा है। तो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। और हाँ, इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होता है, इसलिए तुम्हें वो भी याद रखना होगा। ठीक है दीदी, परंतु इस प्रमेय का विलोम है क्या? यही कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जैसे कि यहाँ त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु E है तथा EF भुजा BC के समांतर है, तो AF बराबर होगा CF के, यानी F भुजा AC का मध्य बिंदु होगा।